नमस्कार साथियों। महामारी के दौर में शायद आप स्वास्थ्य में कुशल होंगे। हम लोग क्लास 6 से 12 तक आरबीएससी सीरीज क्रमबद्ध तरीके से शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग कक्षा 6 से 12 आरबीएससी सिलेबस में रीट के अकॉर्डिंग विभिन्न विषयों पर विभिन्न बिंदुओं की चर्चा करेंगे। मेरी बात को मैं यहीं समाप्त करता हूं और चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्लास 6 के अंदर साइंस विषय से, जिसके अंदर हम सबसे पहले साइंस विषय से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जो कि रीट की दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं क्लास 6 का पहला यूनिट, जिसका नाम है भोजन के स्रोत। तो सबसे पहले भोजन के स्रोत जो यूनिट है, जिसमें हमारे अध्ययन के मुख्य बिंदु जो है वो निम्न अनुसार रहेंगे। तो विद्यार्थियों, भोजन के स्रोत के अंदर हमारे अध्ययन के मुख्य बिंदु है कि हमें भोजन की आवश्यकता क्यों है, भोजन के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण, भोजन के स्रोत जिसके अंदर पादप और जंतु स्रोतों की बात करेंगे, क्षेत्रीय भोजन और विशिष्ट भोजन की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर हमें भोजन की आवश्यकता क्यों है। तो विद्यार्थियों, हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि हमारे दैनिक और शारीरिक कार्यों हेतु हमें ऊर्जा की आपूर्ति बनाए रखनी होती है, इसीलिए हम भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के साथ साथ शरीर की वृद्धि और विकास में उपयोगी होता है, इसीलिए हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं। भोजन शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता, रोग प्रतिरोधकता बनाए रखता है, इसलिए हमें भोजन को ग्रहण करते हैं। अब बात करते हैं कि भोजन के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। तो भोजन के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण अलग अलग भागों के अंदर किया गया है, क्योंकि हमें पता है कि प्रत्येक जीव, चाहे बकरी हो, छिपकली हो, भेड़ हो, चीता हो, हाथी हो, बिल्ली हो, एक समान भोजन सामग्री ग्रहण नहीं करता है। कुछ पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन सामग्री को ग्रहण करते हैं, जैसे अनाज है, फल है, चारा है, सब्जी है आदि। और कुछ जीव जंतुओं से प्राप्त भोजन सामग्री को ग्रहण करते हैं, जैसे मांस है, मछली है, कीट है। तो इस प्रकार भोजन के आधार पर जंतुओं का मुख्य रूप से 3 भागों के अंदर वर्गीकरण किया गया है। तीन भाग कौन कौन से हैं उनके ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले भाग है वो है शाकाहारी जंतु, दूसरे है मांसाहारी जंतु और तीसरे है वो है सर्वाहारी जंतु। तो सबसे पहले बात करते हैं शाकाहारी जंतु। ऐसे जंतु जो पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन सामग्री को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। जैसे गाय, भेड़, बकरी, ऊंट, हिरण आदि प्रमुख शाकाहारी जंतु है। प्रश्न हमारा रीट में इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि निम्न में शाकाहारी जंतु कौन से हैं, निम्न में से कौन से शाकाहारी जंतु नहीं हैं, निम्न में मांसाहारी जंतु कौन से है, निम्न में मांसाहारी जंतु कौन से नहीं है। दूसरा जो प्रकार है वो है मांसाहारी जंतु। ऐसे जंतु जो भोजन सामग्री के रूप में मांस, मछली आदि को ग्रहण करते हैं, यानी मांस, मछली आदि को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, मांसाहारी जंतु कहलाते हैं। और मांसाहारी जंतुओं के उदाहरणों की बात करें तो जिसके अंदर आता है शेर, चीता, भेड़िया, मगरमच्छ, सांप आदि, ये सब मांसाहारी जंतुओं के उदाहरण हैं। फिर तीसरे आते हैं जिनको हम कहते हैं ओमनीवोरस, यानी सर्वाहारी जंतु। सर्वाहारी जंतु के अंदर ऐसे जंतु जो भोजन पेड़ पौधों दोनों से प्राप्त, जंतुओं और पेड़ पौधों दोनों से प्राप्त भोजन सामग्री को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, तो उन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। और सर्वाहारी जंतुओं के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो जिसके अंदर आता है कौवा, कुत्ता, मनुष्य, लकड़बग्घा, बिल्ली, ये सब सर्वाहारी जंतुओं के उदाहरण हैं। नेक्स्ट बात करते हैं
भोजन के विभिन्न स्रोतों के बारे में। भोजन के हम पादप स्रोतों की भी बात करेंगे और उसके साथ साथ जंतु स्रोतों की भी बात करेंगे। तो भोजन के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, जिसके अंदर पादप स्रोत की बात करते हैं। सबसे पहले जंतुओं के रूप पादप स्रोत के अंदर अनाज, दालें, सब्जियां, ये भोजन के प्रमुख पादप स्रोत है। फल, शर्करा, अनाज, दालें, सब्जियां, फल, शर्करा, तेल, मसाले और स्फूर्ति युक्त पेय पदार्थ है। और इनके बारे में अब एक एक करके बात करेंगे कि अनाज, जिनसे हमें भोजन का कौन सा पोषक तत्व मिलता है। भोजन में मुख्य रूप से 6 पोषक तत्व होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, खनिज लवण है। तो अनाज से हमें क्या मिलता है? अनाज सभी प्राणियों के लिए एक महत्वपूर्ण पादप उत्पाद है, जिनका उपयोग भोजन सामग्री के रूप में किया जाता है और इसमें अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा होती है। अनाज के अंदर अत्यधिक मात्रा में क्या होती है? ऊर्जा मिलती है हमने। और अनाज जो है वो मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है। अनाज से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है और अनाज का उदाहरण है गेहूं, मक्का, चावल, बाजरा, जौ आदि। तो अनाज से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है और जिनका उपयोग भोजन सामग्री के रूप में किया जाता है और ये एक ऊर्जा का स्रोत है, जिससे हमें शरीर के अंदर ऊर्जा प्राप्त होती है। दूसरा उदाहरण है वो है दालें। दालें फलीदार पौधों के बीजों से प्राप्त होती है और जिनका भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। दालें हमें फलीदार पौधों के बीजों से प्राप्त होती है और इनमें प्रोटीन प्राप्त होता है। दालों से मुख्य रूप से कौन सा पोषक तत्व मिलता है? प्रोटीन। और अनाज से कौन सा पोषक तत्व मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। दालों के उदाहरण हैं जैसे चना है, सोयाबीन है, मटर है, मूंग है, मोठ है, अरहर है। ये दालों के प्रमुख उदाहरण हैं जिनसे हमें दालें प्राप्त होती है। दालों के बाद नेक्स्ट बात करते हैं सब्जियां, वेजिटेबल्स। सब्जियों के कौन से भाग खाने के अंदर उपयोगी है? जैसे सब्जियों के विभिन्न भागों का उपयोग खाने के अंदर किया जाता है। सब्जियों का तना भी खाने के लिए काम में लेते हैं, पत्ती भी खाने के लिए काम में लेते हैं, फल भी खाने के लिए काम में लेते हैं और सब्जियों का फूल भाग भी खाने के अंदर काम में लिया जाता है। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न महत्वपूर्ण रूप से ये बन सकता है रीट के अंदर कि किस सब्जी का कौन सा भाग जो है वो खाद्यान्न सामग्री के रूप में उपयोग में लिया जाता है। तो सब्जियों का कौन सा भाग खाद्यान्न सामग्री के अंदर उपयोगी होता है उसकी बात करेंगे। सबसे पहले फूल गोभी है, तो फूल गोभी के अंदर खाने में काम में आता है फूल। फिर है भिंडी, तो भिंडी का कौन सा भाग खाने के काम आता है? फल। फिर पालक, पालक का कौन सा भाग खाने के काम आता है? पत्ती। फिर आता है आलू, आलू का कौन सा भाग खाने काम आता है? तना। और फिर आती है मूली, मूली का कौन सा भाग खाने के काम आता है? जड़। इस प्रकार हम देखते हैं कि फूल गोभी का फूल खाने के काम आता है, भिंडी का फल भाग खाने के काम आता है, पालक का पत्ती भाग काम में आता है, आलू का तना भाग काम में आता है और मूली का जो है वो जड़ भाग खाने के काम में आता है। सब्जियों के बाद हम लोग बात करेंगे फलों की, कि फल जो हमारे पोषक तत्व है जिनसे हमें कौन सा पोषक तत्व प्राप्त होता है। फल भी पौधों से प्राप्त एक भोज्य उत्पाद है। शर्करा और पोषक तत्वों से युक्त होने के कारण ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं, क्योंकि फलों से हमें विटामिन मिलते हैं और उसके साथ शर्करा प्राप्त होती है। फलों के उदाहरणों में केला है, आम है, सेब है, अंगूर है, अनार है, मौसमी है, अमरूद है, बेर है, पपीता है। ये फलों के प्रमुख भाग है। लेकिन बात महत्वपूर्ण यह है कि पौधों से प्राप्त फल जो सूखने के बाद खाद्य पदार्थों के लिए उपयोग में लिए जाते हैं, उन्हें हम लोग सूखे मेवे कहते हैं। अब सूखे मेवे निम्न में से कौन से सूखे मेवे हैं, निम्न में से कौन से सूखे मेवे नहीं हैं? इस प्रकार का ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमारे बन सकते हैं। जैसे बादाम है, पिस्ता है, काजू है, अखरोट है आदि जो है वो फलों के भाग है। अगला बात करते हैं जो पौधों से प्राप्त भोजन सामग्री है, जिसके अंदर फलों के बाद शर्करा, गुड़ एवं शक्कर दोनों
जिनसे हमें शर्करा प्राप्त होती है, और ये दोनों गन्ने से प्राप्त होने वाले उत्पाद है। गन्ने का तना भाग जिसे हम चूसते हैं और इसका मीठा रस निकाल कर पीते हैं। तो गन्ने के किस भाग से? तने भाग से इसको चूस कर मीठा रस निकाला जाता है और मीठे रस से गुड़ और चीनी है जो बनाई जाती है। तो गन्ने का कौन सा भाग उपयोग में लिया जाता है? चना। और गन्ने के साथ साथ चुकंदर से भी शक्कर बनाई जाती है। गन्ने के साथ साथ चुकंदर से भी शक्कर बनाई जाती है। इसके बाद में शर्करा के बाद अगला जो भाग है वो है मसाले। हमारे दैनिक जीवन के अंदर उपयोगी मसाले भी पादपों से प्राप्त होते हैं, और दैनिक जीवन के अंदर ऐसे कई उपयोगी मसाले हैं जो हम पादपों से प्राप्त करते हैं। जैसे दैनिक जीवन में उपयोगी प्रमुख मसालों में ये मसाले भोजन में अल्प मात्रा में प्रयोग लिए जाते हैं, लेकिन इनसे भोजन का स्वाद और पौष्टिकता बढ़ती है। जैसे सौंठ है, हल्दी है, लौंग है, सौंफ है, काली मिर्च है, तेज पत्ता है, बड़ी इलायची है, जीरा है, बहुतायत से प्रयोग में लिए जाते हैं। ये भोजन के अंदर अल्प मात्रा में होते हैं, लेकिन भोजन की पौष्टिकता को बढ़ाते हैं। जैसे अभी कोरोना काल के अंदर लोग हल्दी युक्त दूध का सेवन करते हैं। लौंग, सौंफ, काली मिर्च, तेज पत्ता वगैरह डालकर इनका काढ़ा बनाकर चाय के अंदर, दूध के अंदर मिलाकर इनका सेवन करते हैं, जिससे कोरोना के लिए एक औषधि के रूप में भी इन्हें काम में लिया जाता है। तो मसालों के बाद बात करते हैं तेलीय पदार्थों की। तेल हमारे भोजन का महत्वपूर्ण घटक है और ये पादप भाग से प्राप्त होते हैं। ये भी ऊर्जा के स्रोत है। तेल जिनके अंदर वसा होती है और वसा से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ये मुख्यतः पादपों के बीज और फल भाग से प्राप्त होता है। तेल को पादपों के कौन से भाग से प्राप्त करते हैं? बीज और फल भाग से प्राप्त करते हैं। सोयाबीन है, नारियल है, सरसों है, मूंगफली है, तिल है, सूरजमुखी है, ये प्रमुख तेल के स्रोत है। तेल के बाद हम लोग बात करते हैं स्फूर्ति युक्त पेय पदार्थों की। जैसे स्फूर्ति युक्त पेय पदार्थ में चाय के पौधों की पत्तियों को सुखाकर इसे काम में लेते हैं, और इसी प्रकार कॉफी के पौधे के बीजों को भी सुखाकर पाउडर बनाया जाता है। चाय और कॉफी दोनों को स्फूर्ति युक्त पेय पदार्थ माना जाता है। तो प्रश्न हमारा यहाँ क्या बन सकता है कि स्फूर्ति युक्त पेय पदार्थ निम्न में से कौन से हैं? तो स्फूर्ति युक्त पेय पदार्थ कौन से होते हैं? स्फूर्ति युक्त पेय पदार्थ होते हैं चाय और कॉफी। इसके बाद हम बात करते हैं भोजन के स्रोत के रूप में जंतु किस प्रकार हमारे लिए उपयोगी है, क्योंकि जंतुओं से भी कुछ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से खाद्य सामग्री प्राप्त होती है। जैसे दूध प्रत्यक्ष रूप से, अंडे, मछली, मांस आदि। और इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि जंतु भी भोजन के स्रोत है। जैसे इनसे दूध व दूध से बने उत्पाद, अंडे, शहद, मांस आदि जो है प्राप्त करते हैं। जैसे दूध और दूध से बने प्रमुख उत्पाद कौन कौन से हैं? तो दूध और दूध से बने प्रमुख उत्पादों के अंदर हम लोग देखते हैं पनीर है, घी है, और घी के साथ साथ मक्खन है। ये दूध से प्राप्त प्रमुख, दूध और दूध से प्राप्त प्रमुख उत्पाद है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं शहद। शहद भी एक जंतुओं से प्राप्त उत्पाद है और जिसे औषधि के रूप में काम में लेते हैं, और ये शहद हमें मधुमक्खियों से प्राप्त होता है और ये स्वाद में मीठा होता है। कई औषधीय गुण भी शहद के अंदर होते हैं और ये शरीर के लिए लाभदायक कीट उत्पाद है। अब प्रश्न हमारा ये बन सकता है यहाँ की शरीर के लिए निम्न में से कौन सा लाभदायक कीट उत्पाद है? तो अन्य उत्पादों के नाम देकर उसके साथ शहद का नाम दे दिया जाए तो ये हमारे शरीर के अंदर एक प्रमुख कीट उत्पाद है। उसी तरह अंडे जो है वो मुर्गी से प्राप्त होते हैं और इनमें कैल्शियम व प्रोटीन पाया जाता है। अंडों के अंदर कैल्शियम और क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। उसी तरह मांस और मछली, मांस बकरा, मुर्गी, मछली आदि जंतुओं से प्राप्त होता है और ये प्रोटीन का स्रोत है। तो अंडों से हमें कैल्शियम मिलता है और प्रोटीन मिलता है। मांस और मछली से भी हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। तो अंडों से भी कैल्शियम और प्रोटीन मिलता है। शहद के अंदर कई औषधीय गुण होते हैं। शहद स्वाद में मीठा होता है। इस प्रकार हमें जंतुओं से प्राप्त भोजन निम्नलिखित है। अब हम लोग बात करेंगे कुछ क्षेत्रीय भोजनों के बारे में, जो क्षेत्र विशेष के अंदर बहुत ही चर्चित होते हैं और एक क्षेत्र विशेष के अंदर जिनका लोगों के द्वारा सेवन किया जाता है। जैसे क्षेत्रीय भोजनों की यदि बात करें तो क्षेत्रीय भोजन के अंदर सबसे पहले राजस्थान के अंदर हम लोग बात करें तो राजस्थान के अंदर दाल है, बाटी है, चूरमा है।
यानी दाल, बाटी और चूरमा राजस्थान का क्षेत्रीय भोजन है। उसी तरह पंजाब की बात करें तो पंजाब के अंदर मिस्सी रोटी और सरसों का साग, मिस्सी रोटी और सरसों का साग जो है एक क्षेत्रीय भोजन है। उसी तरह दक्षिण भारत के अंदर बात करें तो इडली डोसा जो है वो दक्षिण भारत का एक क्षेत्रीय भोजन है। हम लोग अध्याय दूसरा क्लास 6 साइंस के अंदर बात करेंगे जिसका नाम है पादपों में पोषण, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। आज के हमारे अध्ययन के मुख्य बिंदु निम्नलिखित रहेंगे। सबसे पहला रहेगा पादपों में पोषण, फिर पोषक तत्व, और पोषण के आधार पर पादपों का वर्गीकरण अति महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा हमारा रीट की दृष्टि से, जिसके अंदर हमें कई प्रकार के एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं, कई प्रकार के पादपों के बारे में पूछा जा सकता है। जिसके अंदर पोषण के आधार पर पादपों के वर्गीकरण में स्वपोषी पोषण, परपोषी और सहजीवी मुख्य रूप से 3 भाग है। जिसके अंदर हम लोग स्वपोषी, परजीवी, कीटभक्षी पादप, मृतजीवी पादप और सहजीवी पादपों के बारे में बात करेंगे। जिस तरह से हमने पहले अध्याय के अंदर पढ़ा कि जंतुओं को भोजन की आवश्यकता होती है, उसी तरह पादपों को भी पोषण की आवश्यकता होती है। पादपों को पोषण की आवश्यकता होती है। ये पादप जिस प्रकार जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार पौधे भी अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, और कुछ पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, तो उनको भी भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन सजीवों की वृद्धि के लिए, विकास के लिए, क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव, उनकी मरम्मत के लिए आवश्यक होता है। इस सजीव में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। सजीवों द्वारा अपने स्वास्थ्य एवं शरीर की वृद्धि और विकास के लिए भोजन के रूप में आवश्यक पोषक तत्वों को ग्रहण करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। पोषक तत्व कौन कौन से हैं जो पादपों के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं अपनी वृद्धि और विकास के लिए? तो पादपों के द्वारा ग्रहण किए जाने वाले पोषक तत्वों को हम लोग मुख्य रूप से 2 भागों के अंदर बांट कर अध्ययन करते हैं। एक है वृत्त मात्रिक पोषक तत्व और दूसरे है वो है सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। तो पादपों के पोषक तत्वों को मुख्य रूप से 2 भागों बांट के अध्ययन करते हैं। एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है और दूसरे जो है जिन्हें हम कहते हैं सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। यानी कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जिनकी पादपों को बहुत अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, तो उन्हें वृत्त मात्रिक पोषक तत्व कहा जाता है, और इनकी पादपों को 0.2 से 4% तक की आवश्यकता होती है। 0.2 से 4% तक इनकी आवश्यकता होती है, और इनकी अधिक मात्रा में आवश्यकता पौधों को होती है। जैसे वृत्त मात्रिक पोषक तत्व कौन कौन से हैं, जिसके अंदर सबसे पहले है कार्बन, फिर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक आदि। यानी यहाँ पर हमें ये देखना है कि वृत्त मात्रिक पोषक तत्व कौन से हैं और सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व कौन से हैं, इनके बारे में विशेष ध्यान रखना है। तो वृत्त मात्रिक पोषक तत्वों में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो पौधों को कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पोषक तत्व सामान्यतः वातावरण से, जल एवं वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त होते हैं। यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये पोषक तत्व वातावरण से प्राप्त होते हैं, जल एवं वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त होते हैं। उसके अलावा नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, गंधक है, ये भी वृत्त मात्रिक पोषक तत्व है। और वृत्त मात्रिक पोषक तत्वों को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक प्राथमिक पोषक तत्व और दूसरे होते हैं द्वितीयक पोषक तत्व। प्राथमिक पोषक तत्वों के उदाहरण हैं NPK। प्राथमिक पोषक तत्व कौन कौन से हैं? N, P और K। यानी प्राथमिक पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इनकी पौधों को बहुत अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, और ये प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं जिन्हें हम इस तरह से याद कर सकते हैं। NPK पादपों के प्राथमिक पोषक तत्व निम्नलिखित में से कौन से नहीं है? तो एक दे दिया नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, उसके साथ दे दिया कार्बन। तो प्राथमिक पोषक तत्व कौन सा नहीं होगा? कार्बन नहीं होगा। द्वितीयक पोषक तत्व कौन से हैं? तो द्वितीयक पोषक तत्वों में कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, गंधक है, ये द्वितीयक पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व कौन से हैं। यानी मृदा में उपस्थित कुछ खनिज लवण जो पादपों की वृद्धि के लिए अत्यल्प मात्रा में आवश्यक होते हैं, और ऐसे पोषक तत्व सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व कहलाते हैं। पादपों में इनकी उपस्थिति तो 0.02% से कम होती है, लेकिन इनकी अत्यल्प मात्रा भी
इनकी उपस्थिति होना पादपों के लिए आवश्यक होती है और इनकी अत्यल्प मात्रा भी पौधों की सामान्य वृद्धि को प्रभावित करती है। इनमें से किसी भी तत्व की कमी होने पर पौधे रोगग्रस्त हो जाते हैं। अब सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्वों की श्रेणी में कौन कौन से तत्व आते हैं वो नाम याद रखने हमें जरूरी है। सबसे पहले जिंक, तांबा, मैंगनीज, लोहा, बोरोन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, निकल, ये सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है जिनकी पौधों को आवश्यकता होती है। तो रीट की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण बिंदु है ये हमारा, जिसके अंदर हमें पूछा जा सकता है कि प्राथमिक पोषक तत्व कौन से हैं, अल्प मात्रिक पोषक तत्व कौन से हैं, वृद्ध मात्रिक पोषक तत्व कौन से हैं। तो इनके उदाहरणों के बारे में यहाँ पर पूछा जा सकता है। अब हम लोग बात करेंगे कि पोषण के आधार पर पादपों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। तो विद्यार्थियों, पोषण के आधार पर पादपों का वर्गीकरण जो है वो कितने भागों में है उनके बारे में हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्वपोषी पोषण, यानी ऐसे पादप, वे पादप जो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी पोषण कहते हैं और पोषण की इस विधि को स्वपोषण कहते हैं। पौधों के द्वारा अपना भोजन स्वयं किस प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है, तो उस प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। यानी हरे पौधे जिनके अंदर क्लोरोफिल पर्णहरित पाया जाता है, तो वो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और उस विधि को, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण पौधे के अंदर किस भाग में संपन्न होती है ये क्रिया, तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो पौधे के पत्ती भाग के अंदर संपन्न होती है। पौधों की पत्तियों के अंदर सूक्ष्म भोजन निर्माण का कार्य पत्तियों में होता है। पत्तियों की सतह पर अनेक सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों को रंध्र कहते हैं या स्टोमेटा कहते हैं। ये रंध्र या स्टोमेटा की एक संरचना है जो पौधे की पत्ती के अंदर पाया जाता है। ये एक पत्ती की संरचना है और ये पत्ती की एक आंतरिक संरचना है। इस आंतरिक संरचना के अंदर हम लोग देख सकते हैं ये जो सूक्ष्म बीच में छिद्र दिखाई दे रहे हैं, इन सूक्ष्म छिद्रों को क्या कहा जाता है, रंध्र कहा जाता है। और रंध्र के अंदर हम लोग देखते हैं दोनों तरफ दो द्वार कोशिकाएं दिखाई दे रही है। तो दो द्वार कोशिकाओं से घिरे हुए इस छिद्र को क्या कहा जाता है, रंध्र कहा जाता है। रंध्रों के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया से श्वसन क्रिया है जो पौधे करते हैं, यानी को कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस का आदान प्रदान रंध्रों के खुलने और बंद होने पर निर्भर करता है। और रंध्रों को खोलने और बंद करने का कार्य जो है वो द्वार कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड इन रंध्रों के द्वारा पत्तियों में प्रवेश करती है और पत्तियों को भोजन बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। तो निम्न में से किसी पौधे को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होगी या कच्चा माल क्या चाहिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कच्चे माल के रूप में क्या चाहिए, एक तो सूर्य का प्रकाश चाहिए, उसके साथ साथ जल चाहिए, जल के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। कि हमें पता है कि पादपों में जड़ें जो है वो मिट्टी से जल और खनिज लवणों का अवशोषण करती है। तो जल और खनिज लवणों का अवशोषण तो मिट्टी से हो गया। और कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण किसके द्वारा होता है उसकी बात करते हैं। तने में नली के समान अनेक वाहिकाएं होती है जिनके द्वारा जल और खनिज लवण है जो पत्ती तक पहुंचते हैं और पत्तियों के हरे रंग का वर्णक पाया जाता है जिसे पर्णहरित कहते हैं। यानी जमीन से जल और खनिज लवणों का अवशोषण तने के अंदर वाहिकाएं पाई जाती है। इन वाहिकाओं को कहते हैं जाइलम वाहिकाएं और जाइलम वाहिनिकाएं। तो ये जाइलम वाहिकाएं और वाहिनिकाएं जो है वो पत्तियों तक पानी को पहुंचाने का काम करती है जो एक कच्चे माल के रूप में होता है, पौधा प्रकाश में काम लेता है। फिर बात आई कि इनके अंदर सूर्य के प्रकाश को संग्रहित कौन करता है, तो पौधों के अंदर एक क्लोरोफिल पर्णहरित नाम का वर्णक पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा को संग्रहित करता है और जिससे पत्तियां अपना भोजन है जो निर्माण करती है। क्लोरोफिल युक्त पत्तियों के द्वारा भोजन का निर्माण होता है। फिर बात आई कार्बन डाइऑक्साइड की कि पौधा कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ग्रहण करता है, तो पत्तियों के अंदर पाए जाने वाले सूक्ष्म रंध्रों से जो द्वार कोशिकाओं से घिरे होते हैं उनसे कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण किया जाता है। इस प्रकार पौधा सूर्य के प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज लवण, कच्चे माल का उपयोग करके कार्बोहाइड्रेट
और ऑक्सीजन के रूप में अपनी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न करता है। तो जो प्रोडक्ट बनता है प्रकाश संश्लेषण के बाद वो कौन सा प्रोडक्ट होता है? एक उसके अंदर होती है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन और एक होता है कार्बोहाइड्रेट। तो कच्चा माल क्या चाहिए? कच्चा माल चाहिए जल, खनिज लवण, पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड। यानी सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ये तो कच्चा माल चाहिए। और उसके साथ साथ प्रोडक्ट जिसका निर्माण होता है प्रकाश संश्लेषण के बाद वो क्या है? ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट जो है जिनका निर्माण होता है। इस प्रकार पौधे के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। हरे पौधों के अंदर ये क्रिया संपन्न होती है और वो अपना भोजन है जो स्वयं बनाते हैं। तो हरे पौधों के द्वारा अपना भोजन इस तरह से स्वयं बनाया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि हरे पौधे जिनके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट भोजन के रूप में बनता है, भोजन के रूप में जो कार्बोहाइड्रेट बनता है उस ऑक्सीजन मुक्त होती है। ये कार्बोहाइड्रेट जो है वो किस रूप में संग्रहित होता है? तो ये कार्बोहाइड्रेट अंत में स्टार्च के रूप में संग्रहित रहता है। अब हम बात करते हैं कि भी क्या सूर्य की अनुपस्थिति में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है और पत्तियों के अंदर स्टार्च जमा होता है? तो पर कार्बोहाइड्रेट जो है वो स्टार्च के रूप में जमा होता है। तो इसका परीक्षण हम लोग आयोडीन को लेकर करते हैं कि भाई पौधों के अंदर पत्तियों में स्टार्च है जो जमा होता है, यदि अंधेरे में डेवलप करने वाले पादप में भी जमा होता है तो इसका मतलब प्रकाश संश्लेषण संपन्न होता है। हमने दो पादप लिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के संपन्न होती है तो दो पौधे हमने लिए और पत्ती में स्टार्च का निर्माण होता है। आयोडीन विलयन की बूंदें डालते हैं तो प्रकाश में रखे पौधे की पत्ती का रंग यदि गहरा नीला हो जाता है और अंधेरे में रखे पौधे की पत्ती में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होने के कारण स्टार्च का निर्माण नहीं होता है और अंधेरे में रखे पत्ती के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो स्टार्च आयोडीन से क्रिया करके नीला रंग प्रदान करता है। यह क्रिया स्टार्च परीक्षण कहलाती है। इस परीक्षण से हमें यह पता चला कि भी जो पौधे सूर्य के प्रकाश में वृद्धि करते हैं तो उनकी पत्ती का रंग तो कैसा हो गया? नीला हो गया। और जो पौधे सूर्य के प्रकाश के अंदर वृद्धि नहीं करते हैं तो अंधेरे में रखी पत्ती है तो अंधेरे में रखी पत्ती के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता। इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश में ही ये क्रिया जो संपन्न होती है। इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण के बाद में स्वपोषी पोषण के बाद में हम लोग बात करेंगे परपोषी पोषण की। और परपोषी पोषण के अंदर सबसे पहले बात करते हैं परजीवियों की। यहाँ पर एक अमरबेल कुस्कुटा का पादप आप लोगों को दिखाई दे रहा है। इस अमरबेल या कुस्कुटा के पादप के अंदर आप देखते हैं कि ये हरे हरे रंग की जो शाखाएं हैं, पीले रंग के ये जो तंतु है ये इसके चारों तरफ लिपटे हुए हैं। यानी अमरबेल का जो पौधा है वो एक परजीवी पादप है। यानी कुछ पादपों में क्लोरोफिल नहीं काढ़ा जाता, इसलिए अपना भोजन वो स्वयं नहीं बना सकते, वो दूसरे पौधों पर निर्भर रहते हैं। तो उस पोषण को हम लोग क्या कहते हैं? जिससे परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे परपोषी पोषण कहते हैं। और उन पादपों को क्या कहते हैं? उन पादपों को परजीवी कहते हैं। यहाँ पे इस वृक्ष के अंदर देखते हैं तने की शाखाएं, पीले रंग के जो तंतु है वो चारों तरफ लिपटे हुए हैं। अमरबेल जो है वो पादप कैसा है? परजीवी पादप है, अन्य पादप से अपना पोषण प्राप्त करता है। तो प्रश्न ये बन सकता है हमारा कि भी परजीवी निम्न में से कौन से पादप है और निम्न में से कौन से पादप है जो परजीवी नहीं है। परजीवी पादपों के साथ साथ हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कुछ ऐसे कीटभक्षी पादपों की भी, यानी जो कीटों का भक्षण करते हैं, खुद अपना भोजन नहीं बना पाते। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कीटों का भक्षण करके अपना भोजन बनाते हैं। इनके उदाहरण हैं ड्रोसेरा। ड्रोसेरा जो है वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है। ड्रोसेरा के साथ साथ हम लोग बात करेंगे डायोनिया की। डायोनियो के साथ बात करेंगे यूट्रिकुलेरिया और घटपर्णी पादप। यानी ये पादप बड़ा अजीब लगता है हमें कि भाई कीटों को खाकर अपना पोषण कैसे करते हैं। ये जैसे यहाँ पे एक घटपर्णी पादप जो दिया गया है उसका घट में रूपांतरित पत्ती। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा ये बन गया कि घटपर्णी पादप के अंदर, घट के अंदर पौधे का कौन सा भाग रूपांतरित होता है घड़े के रूप में? तो घड़े के रूप में कौन सा भाग रूपांतरित हुआ? पौधे का पत्ती का जो भाग है वो घड़े के रूप में रूपांतरित हुआ। पौधे का कौन सा भाग घड़े के रूप में रूपांतरित होता है? पत्ती के रूप में। और पहला प्रश्न हमारा यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये बनता है कि आखिर इन पादपों के अंदर
उदाहरण पूछे जाएंगे कि भाई निम्न में से कौन से कीटभक्षी पादप है और निम्न में कौन से कीटभक्षी पादप नहीं है। तो घटपर्णी पादप की हम संरचना को समझने की थोड़ी कोशिश करेंगे। ये हमारे थ्योरी का पार्ट है, रीड की वजह से इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन थोड़ा इंटरेस्टेड पॉइंट है कि भाई घटपर्णी पादप आखिर कीटों का भोजन कैसे करता है। यहाँ पर हम देखते हैं घटपर्णी पादप है ये, और ये घड़े रूपी संरचना एक रूपांतरण है। ऊपर का भाग जो है, इस घड़े के ऊपर क्या दिखाई दे रहा है, इस पादप की पत्तियां घड़े में रूपांतरित हो जाती है। पत्ते का शीर्ष भाग, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि भाई घटपर्णी पादप में कौन सा भाग घड़े में रूपांतरित होता है। तो पत्ते का जो भाग है वो घड़े में रूपांतरित होता है। शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनाता है। घड़े के नीचे की ओर झुके हुए रोम पाए जाते हैं। घड़े का मुख वाला भाग जो है चिकना होता है, और जैसे ही कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो फिसलकर चिकने भाग से गर्दन वाले भाग में पाए जाने वाले रोमों के अंदर फंस जाता है, और रोम उल्टे होते हैं, नीचे की ओर झुके होते हैं, जिससे ये कीट बाहर नहीं आ पाता है और अंदर ही रह जाता है, और घड़े के अंदर पाचक रसों से इस कीट का पाचन कर लिया जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि भाई ये कीटभक्षी पादप होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, जैसे ड्रोसेरा है, डायोनिया है, यूट्रिकुलेरिया है, घटपर्णी पादप है, ये प्रमुख कीटभक्षी पादप है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कीटभक्षी पादपों के बाद में मृतजीवी पादपों की। मृतजीवी पादप हमने जैसे बरसात के दिनों में देखा होगा, गोबर, अचार, सब्जी, लकड़ी, सड़ी गली वस्तुओं पर छत्रक या सफेद धागे के समान संरचना दिखाई देती है। तो इन जीवों के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, और हम इन्हें अपनी भाषा के अंदर कहते हैं फफूंद, और विज्ञान की भाषा में इनको कहा जाता है, ये जो है इनको कहा जाता है कवक। विज्ञान की भाषा में इनको क्या कहा जाता है, कवक, और हम लोग अपनी भाषा के अंदर इनको कहते हैं फफूंद। तो हम अपनी भाषा में इनको फफूंद कहते हैं, और ये कवक होते हैं। ये मोनोट्रोपा पादप है एक, और ये गोबर के ऊपर एक छत्रक का उदाहरण हमें दिया गया है। तो ये पादप क्या करते हैं, मृत और जो छड़ी गली वस्तुएं हैं उनकी सतह के ऊपर पाचक रस स्त्रावित करते हैं, और ये पाचक रस बाद में इनको विलयन के अंदर बदल देते हैं। तो पाचक रस स्त्रावित करते हैं, और ये पाचक रस जो होते हैं बाद में विलयन के अंदर बदल देते, जिससे पादप अवशोषित कर पोषक तत्व प्राप्त कर लेते हैं। वे पादप जो सड़ी गली वस्तुओं से पोषण प्राप्त करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं। उदाहरण पूछे जाए हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जैसे अधिकांश कवक है, म्यूकर है, एगेरिकस है, ठीक है, ये मृतजीवी पादप है। उसके अलावा एक पुष्पीय पादप है मोनोट्रोपा, वो भी एक मृत गली और मृत और सड़ी गली वस्तुओं से अपना भोजन है जो प्राप्त करता है। अब हम लोग बात करते हैं सहजीवी की। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के साथ रहकर जल, पोषक तत्व और रहने के स्थान आपस में बांटते हैं, और अपने जीवन का सहजीवन या साथ साथ रहने वाले पादपों को सहजीवी पादप कहते हैं। लाइकेन जो है वो सहजीवन का प्रारूप उदाहरण है। ये प्रश्न कई बार कई जगह पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भाई सहजीवन निम्न में से किसमें पाया जाता है। तो सहजीवी का सबसे अच्छे उदाहरण है वो है लाइकेन। लाइकेन किन का सहजीवी होता है, ये कवक और शैवाल का सहजीवी होता है। कवक और शैवाल दोनों साथ साथ रहते हैं, यानी शैवाल जो है इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल होता है तो वो अपना भोजन स्वयं बना लेता है, और भोजन किसको दे देता है, कवक को देता है। जबकि कवक के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, तो शैवाल प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन तैयार करता है और कवक को उपलब्ध कराता है, और उसके बदले में कवक क्या करता है, शैवाल को रहने के लिए जगह देता है और कच्चा माल देता है, जैसे जल है, पोषक तत्व है, ये उपलब्ध कराता है। और इस तरह से इन दोनों का अपना सहजीवन है जो चलता रहता है। तो सहजीवी का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, लाइकेन। लाइकेन में कौन से दो पादप साथ में रहते हैं, एक कवक और दूसरे जो शैवाल है, ये दोनों साथ साथ में रहते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि इस अध्याय के अंदर अब हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो अभ्यास के अंदर दिए गए हैं उनके बारे में। पहला प्रश्न है हमारा कि भाई मृतजीवी पादप निम्न में से कौन से हैं। तो इनके अंदर मृतजीवी पादप कौन सा है, आप बताइए। नीम है, ड्रोसेरा है, अमरबेल है, या म्यूकर है। म्यूकर है। म्यूकर क्या है, एक कवक है। म्यूकर क्या है, एक कवक है। ऐसे पादप जो भोजन के लिए दूसरे पादप पर निर्भर रहते हैं, तो उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, उन्हें हम लोग कहेंगे परजीवी।
और कीटभक्षी पादप निम्न में से कौन सा नहीं है? सोच के बताइए जरा, इनके अंदर कीटों का भक्षण करने वाला पादप कौन सा नहीं है? सीधी चीज है, ड्रोसेरा है, डायोनिया है, यूट्रिकुलेरिया है, ये सब तो कीटभक्षी पादप है, लेकिन अमरबेल जो है वो कीटभक्षी पादप नहीं है, वो एक परजीवी है। फिर अगला प्रश्न है, लाइकेन के अंदर साथ साथ में कौन रहते हैं? लाइकेन में कवक और शैवाल जो है वो साथ साथ में रहते हैं। घटपर्णी पादप में घड़ा किसका रूपांतरित रूप है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। घटपर्णी पादप के अंदर घड़ा पौधे के कौन से भाग का रूपांतरित भाग है? पत्ती का रूपांतरित भाग है। फिर सजीवों द्वारा अपने स्वास्थ्य में वृद्धि के लिए पोषण के रूप में आवश्यक पोषक तत्वों को ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को कहा जाता है पोषण। इस बात करेंगे तीसरे लेसन की, जिसका नाम है वस्तुओं की प्रकृति, जिसे बोलते हैं नेचर ऑफ थिंग्स। नेचर ऑफ थिंग्स, वस्तुओं की प्रकृति पाठ के अंदर हमारे अध्ययन के मुख्य बिंदु जो है वो निम्न प्रकार रहेंगे। वस्तुओं के समूह बनाना, वस्तुओं का वर्गीकरण शोध के आधार पर, और वस्तुओं के गुण। छोटा पाठ है, रीट के अंदर अलग से ऐसा कोई बिंदु नहीं है कि वस्तुओं की प्रकृति किस प्रकार की होती है, लेकिन प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं, तो उसकी बात भी हम लोग करेंगे। वस्तुओं के गुणों के अंदर हम लोग बात करेंगे उनकी चमक की, उनकी कठोरता की, चुंबकीय व अचुंबकीय, विलेयता व अविलेयता, पारदर्शिता और घनत्व। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले ही बिंदु, वस्तुओं के समूह बनाना। जैसे हम लोग देखते हैं कई तरह की वस्तुएं, जिनमें खिलौने हैं, पेंसिल है, नोटबुक है, रबड़ है, किताब है, कुर्सी है, मेज है, समाचार पत्र है, ऊन है, आम है, रुई है, बेलन है, बिजली के स्विच है, ये सब वस्तुएं हैं। अब प्रश्न हमारा ये बन सकता है कि निम्न में से प्लास्टिक कौन से हैं, कागज कौन से है, लकड़ी कौन सी है, लोहे से बनी या धातु से बनी वस्तुएं कौन सी है? इस तरह के प्रश्न रीट के अंदर बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन क्लास 6 आरबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग बात करने जा रहे हैं, तो उसके अंदर हम लोग इनको देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे कागज से बनी वस्तुएं कौन कौन सी होती है? तो कागज से बनी वस्तुओं के अंदर नोटबुक, किताब, समाचार पत्र, ये कागज से बनी वस्तुएं हैं। दूसरी है प्लास्टिक से बनी वस्तुएं कौन सी है? तो प्लास्टिक से बनी वस्तुओं के अंदर खिलौने हैं, रबड़ है, रबड़ के साथ में बिजली के स्विच जो है करंट नहीं आए तो उसके लिए प्लास्टिक से बनाई जाती है, कुर्सी प्लास्टिक की भी हो सकती है और लकड़ी की भी हो सकती है। फिर तीसरे जो है वो है लकड़ी से बनी वस्तुएं कौन सी है? तो लकड़ी से बनी वस्तुओं के अंदर हम लोग देखते हैं पेंसिल है, पेंसिल के साथ साथ हम लोग देखते हैं बेलन, ये लकड़ी से बनाई जाती है, कुर्सी लकड़ी की हो सकती है, मेज लकड़ी की भी हो सकती है, लोहे की भी हो सकती है। फिर हम लोग बात करते हैं लोहे या धातु से बनी वस्तुएं कौन सी है? तो इनके अंदर लोहे या धातु से बनी वस्तुओं के अंदर हमें मेज दिखाई देती है, कभी कभार कुर्सी भी हमें लोहे की मिलती है। तो इस प्रकार का प्रश्न बहुत कम पूछे जाने का चांस है, लेकिन फिर भी हमने क्लास 6 के अकॉर्डिंग इनके बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे वस्तुओं का वर्गीकरण स्रोत के आधार पर किस प्रकार किया जाता है। यानी स्रोत के आधार पर वस्तुओं को हम लोग कितने भागों के अंदर बांटते हैं? तो स्रोत के आधार पर हम इन्हें दो भागों में बांटते हैं, एक प्राकृतिक वस्तुएं होती है और दूसरी मानव निर्मित वस्तुएं होती है। यानी वे वस्तुएं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है, पादप या जंतुओं से, तो उन्हें हम लोग प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं। और दूसरी तरफ जो वस्तुएं मानव द्वारा, मनुष्य द्वारा निर्मित होती है, तो उन्हें मानव निर्मित वस्तुएं हम लोग कहते हैं। इन वस्तुओं के अंदर हम लोग बात करेंगे कि भी निम्न में से कौन सी वस्तुएं प्राकृतिक है और निम्न में से कौन सी वस्तु जो है वो कृत्रिम है। तो निम्न में से प्राकृतिक वस्तुएं कौन सी है, कृत्रिम वस्तुएं कौन सी है, उनके बारे में बात करते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं आम। आम एक किस प्रकार की वस्तु है? प्राकृतिक वस्तु है। आम एक किस प्रकार की वस्तु है? प्राकृतिक वस्तु है। कुर्सी, कुर्सी किस प्रकार की वस्तु है? मानव निर्मित वस्तु है। रुई, रुई किस प्रकार की वस्तु है? प्राकृतिक वस्तु है। हल, हल किस प्रकार की वस्तु है? मानव निर्मित वस्तु है। अनार, अनार किस प्रकार की वस्तु है? प्राकृतिक वस्तु है। खिलौने, ऊन,
खिलौना एक मानव निर्मित है और ऊन एक प्राकृतिक वस्तु है। अब हम लोग बात करेंगे वस्तुओं के अंदर विभिन्न गुणों की, और वस्तुओं के विविध गुणों के अंदर हम लोग देखेंगे कि उनकी जो धुति होती है, धुति के आधार पर यानी उनकी चमक के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण जो है वो कितने भागों के अंदर किया गया है। तो वस्तुओं की धुति यानी चमक, चमक किनके अंदर होती है? धातुओं से बनी वस्तुओं के अंदर चमक होती है। चमक किसमें होती है? आमतौर पर धातुओं से बनी जो वस्तुएं होती है, धातुओं से बनी वस्तुओं में धुति या चमक होती है, जैसे गहने, बर्तन, एल्यूमिनियम, चादरें आदि। यहाँ पर वस्तुओं का जोड़ा दिया गया है, गहने और कपड़े। तो गहने और कपड़ों के अंदर हम लोग देखते हैं गहने चमक युक्त है और कपड़े चमक रहित है। कोयला व स्टील के बर्तन, जिसके अंदर स्टील के बर्तन धातु से बने चमक युक्त है, कोयला चमक रहित है। एल्यूमिनियम चद्दर व गत्ता, गत्ता हमें पता चमक रहित होगा और एल्यूमिनियम का चद्दर धातु से बना चमक युक्त होगा। लोटा व कंघी, तो लोटा धातु से बना होता है तो वो चमक युक्त होगा, और कंघी जो है वो धातु से बनी नहीं होती है तो चमक रहित होती है। कई बार कंघी भी धातु से बनी होगी तो प्लास्टिक की नहीं होगी तो वो भी चमक युक्त होगी। अब हम लोग देखते हैं तांबे के लोटे की चमक कुछ दिनों के बाद कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि धातुएं वायु व नमी के संपर्क में रहने पर संक्षारण के कारण अपनी चमक खो देती है। संक्षारण का मतलब हुआ जंग लगने के कारण धातुओं के ऊपर जंग लग जाती है और जिससे वायु और नमी के संपर्क में आने पर धातुएं अपनी चमक खो देती है। अगला बिंदु है हमारा, वो है कठोरता। वस्तुओं का अगला गुण है कठोरता, यानी ऐसी वस्तुएं जो आसानी से दबाई जा सकती है, संपीड़ित किया जा सकता है तो कठोर होती है, और ऐसी वस्तुएं जिनको आसानी से संपीड़ित नहीं किया जा सकता तो वो नरम वस्तुएं होती है। जैसे हम लोग बात करते हैं लकड़ी की मेज कठोर होती है, लोहे की खिड़की कठोर होती है, रुई नरम होती है, स्पंज नरम होगा, और पत्थर का टुकड़ा कठोर होगा, और मोमबत्ती नरम होगी, और पनीर भी नरम होगा, और स्टील के बर्तन यानी धातुओं की वस्तुएं कठोर होती है। इस प्रकार वस्तुओं को एक गुण है कठोरता, जिसके आधार पर दो भाग बांटते हैं, एक होती है नरम वस्तुएं और दूसरी होती है कठोर वस्तुएं। अब हम लोग अगले बिंदु पे बात करेंगे, वस्तुओं का गुण है चुंबकीय या अचुंबकीय होती है। तो चुंबकीय या अचुंबकीय, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे चुंबकीय गुण के आधार पर वस्तुओं के दो प्रकार होते हैं। चुंबकीय गुण के आधार पर वस्तुओं के दो प्रकार होते हैं। एक होते हैं चुंबकीय या अचुंबकीय, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे वस्तुओं के दो प्रकार है मुख्य रूप से। एक ऐसी वस्तुएं जो चुंबक की ओर आकर्षित होती है तो उन्हें हम चुंबकीय कहते हैं, जैसे लोहे की बनी सभी वस्तुएं चुंबकीय वस्तु श्रेणी आती है। और दूसरी ऐसी वस्तुएं जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होती है तो उन्हें अचुंबकीय कहते हैं, जैसे प्लास्टिक और लकड़ी से बनी वस्तुएं जो है वो अचुंबकीय वस्तुएं होती है। उसके अलावा पत्थर के टुकड़े है, पेंसिल है, ये भी अचुंबकीय वस्तुओं की श्रेणी के अंदर आता है। वस्तुओं के अगले गुण की बात करेंगे हम लोग विलेयता और अविलेयता के बारे में। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो आसानी से विलेय हो जाती है, यानी ऐसी वस्तुएं जो जल के अंदर पूर्ण रूप से घुल जाती है तो उन्हें विलेयशील वस्तुएं कहते हैं। जैसे चीनी और नमक, चीनी का पाउडर हमने इसके अंदर घोला तो चीनी के पाउडर को पानी में घोलने पर पूर्ण रूप से घुल जाती है, नमक भी पूर्ण रूप से विलेय हो जाता है, तो ऐसी वस्तुओं को कहते हैं विलेयशील वस्तुएं। और कुछ वस्तुएं जो जल में नहीं घुलती है अविलेयशील वस्तुएं कहते हैं, जैसे ये चौक का पाउडर है और ये रेत है, ये जल के अंदर पूर्ण रूप से नहीं घुलते तो इन्हें हम अविलेयशील वस्तुएं कहते हैं। अब कुछ द्रव भी ऐसे होते हैं, जैसे नींबू का रस है, पानी है, के अंदर पूर्ण रूप से मिश्रित हो जाता है, और कुछ द्रव जैसे केरोसिन है, सरसों का तेल है, तो ये पूर्णतः मिश्रित नहीं होते। इसी प्रकार गैसों की भी प्रकृति होती है। ऑक्सीजन गैस जल में आंशिक रूप से विलय होती है
और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो जल में घुलनशील होती है। कुछ गैसें पूर्णतः अविलेय भी होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल के अंदर पूर्ण रूप से घुलनशील होती है, इस कारण इसका उपयोग शीतल पेय पदार्थों के अंदर किया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के किस गुण के कारण इसका उपयोग शीतल पेय पदार्थों में किया जाता है? तो घुलनशीलता के गुण के कारण इसका उपयोग शीतल पेय पदार्थों में किया जाता है। अगला जो गुण है वो है वस्तुओं का पारदर्शिता। अगला वस्तुओं का गुण है पारदर्शिता। पारदर्शिता के आधार पर हम लोग वस्तुओं को मुख्य रूप से 3 भागों के अंदर वर्गीकृत करेंगे। सामान्यतः 2 भाग पढ़ते हैं। ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार देखा जा सकता है तो उन्हें हम लोग पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। उदाहरण कांच और स्वच्छ जल। अस्वच्छ जल पारभासी होता है, स्वच्छ जल पारदर्शी होता है। इसके विपरीत ऐसी वस्तुएं होती है जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता तो उन्हें अपारदर्शी कहते हैं। जैसे लकड़ी है, नोटबुक है, धातु से बने पात्र है, ये अपारदर्शी वस्तुओं की श्रेणी के अंतर्गत आती है। और तीसरा जो प्रकार है वो होता है पारभासी। पारभासी यानी कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनके आर पार देख तो सकते हैं लेकिन स्पष्ट नहीं देख सकते, धुंधला दिखाई देता है, तो ऐसी वस्तुओं को हम लोग पारभासी वस्तुओं की श्रेणी के अंदर देखते हैं। अब अगला वस्तुओं का जो गुण है वो है घनत्व। बहुत ही इंपॉर्टेंट है घनत्व, इस अध्याय के बिंदुओं के अंदर महत्वपूर्ण माना जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं घनत्व कहते किसे हैं। किसी पदार्थ के इकाई आयतन के द्रव्यमान, किसी पदार्थ के इकाई आयतन के द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं, या इकाई आयतन के द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। जिन वस्तुओं का घनत्व कम होता है, जिन वस्तुओं का घनत्व कम होता है वे जल की सतह पर तैरती है, और जिनका घनत्व अधिक होता है वे जल की सतह पर डूब जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा वस्तुतः घनत्व के कारण होता है। जैसे हम लोग देखते हैं कागज की नाव पानी पर तैरती है, क्यों तैरती है? क्योंकि जिसका घनत्व कम होता है। और लकड़ी, पेड़ पौधों के तिनके, पत्तियां, हल्की वस्तुएं, ये भी पानी की सतह पर तैरती है क्योंकि इनका घनत्व कम होता है। दूसरी तरफ लोहे की कील है, चम्मच है, अन्य वस्तुएं जो लोहे की बनी होती है वो सब पानी के अंदर डूब जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनका घनत्व अधिक होता है और अधिक घनत्व के कारण ये सभी वस्तुएं डूब जाती है। अब हम लोग बात करते हैं इस लेसन के विभिन्न प्रश्नों के बारे में। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित के अंदर कौन सी वस्तु जो है वो चमकीली है? तो इनके अंदर धातु से बनी वस्तु सोना जो है वो चमकीली वस्तु है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जल में घुलनशील है? तो जल के अंदर लकड़ी का बुरादा घुलता नहीं है, चौक का पाउडर घुलता नहीं है, और लोहे का बुरादा भी नहीं घुलता। तो सही उत्तर होगा हमारा ग्लूकोज का पाउडर। निम्नलिखित में से चुंबकीय वस्तु कौन सी है? लोहे से बनी सभी वस्तुएं चुंबक की ओर आकर्षित होती है, तो लोहा जो है वो एक चुंबकीय वस्तु की श्रेणी के अंदर आता है। और निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जल में तैरती है? तो जल में तैरने वाली वस्तु कौन सी है? लोहे की कील नहीं तैर सकती, लकड़ी का गुटका तैर सकता है, और पत्थर का घनत्व अधिक होता है, नहीं तैर पाता है। सोने की अंगूठी का घनत्व अधिक होता है, लोहे की कील का घनत्व अधिक होता है, नहीं तैर पाते। और लकड़ी का गुटका तैर जाता है क्योंकि उसका घनत्व क्या होता है? कम होता है। वे वस्तुएं जो चुंबक की तरफ आकर्षित होती है क्या कहलाती है? चुंबकीय वस्तुएं कहलाती है। वे वस्तुएं जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होती है तो उन्हें अचुंबकीय वस्तुएं कहते हैं। लोहे का घनत्व रुई से अधिक होता है, लोहे का घनत्व रुई से अधिक होता है। तो वे वस्तुएं जिनके आर पार देखा जा सकता है तो उन्हें क्या कहेंगे? पारदर्शी वस्तुएं। और वे वस्तुएं जिन्हें आसानी से संपीड़ित नहीं किया जा सकता तो उन्हें क्या कहेंगे? कठोर वस्तुएं। निम्नलिखित वस्तुओं को संपीड्यता के आधार पर कठोर और नरम वस्तु में वर्गीकृत कीजिए। हल हमें पता है कैसी वस्तु होगी? कठोर वस्तु होगी। स्पंज नरम वस्तु होगा, हथौड़ा कठोर होगा, कंचा कठोर होगा, रुई नरम वस्तु होगी, रबड़ नरम होगा, कुर्सी कठोर होगी, गुलाब जामुन नरम होगा, कठोर होगा तो खा नहीं पाएंगे। फिर 3 प्राकृतिक वस्तुओं के नाम लिखिए। तो 3 प्राकृतिक वस्तुओं के नाम कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे आम है, रुई है, अनार है, ये प्राकृतिक वस्तुएं हैं। अचुंबकीय वस्तु किसे कहते हैं? जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होती है। शीतल पेय पदार्थों में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किस गुण के कारण किया जाता
है। तो हमें पता है शीतल पेय पदार्थों में कार्बन डाइऑक्साइड उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि ये घुलनशील होती है, घुलनशीलता के कारण इसका उपयोग करते हैं। लोहे के लोटे को खुले वातावरण में रखने पर चमक कम हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि संक्षारण हो जाता है, जंग लग जाता है खुली वायु के अंदर, ऑक्सीजन और नमी के कारण उनके वो संक्षारण हो जाता है धातुओं का, उनके ऊपर जंग लग जाता है। और लोहे की कील पानी में डूब जाती है जबकि कागज की नाव पानी में तैरती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा घनत्व के कारण होता है, लोहे की कील का घनत्व अधिक होता है इसलिए पानी में डूब जाती है, और कागज की नाव पानी में तैरती है क्योंकि उसका घनत्व कम होता है। आज के लिए बस इतना ही, जल्द मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।